तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास। इससे पहले हमने 3 टॉपिक पढ़े थे, जिसमें बेस वाइब्रेशन था, सिंपल वाइब्रेशन जिसमें हमें डैम्पर यूज़ करते हैं, और सबसे पहले हमने जिसमें डैम्पर यूज़ नहीं करते। 3 टॉपिक से इसमें क्या है कि हमारे पास एक रोटर होगा, और उस रोटर पे अगर एक इजाफी मास लगा हुआ है जो कि इस रोटर में अनबैलेंस कॉज कर रहा है, उसको डील करेंगे यहाँ पे। अब देखो है क्या यहाँ पे, ये एक सिस्टम बना हुआ हमारा। इस सिस्टम में 2 रोटर लगा हुआ है, पहला ये लगा हुआ रोटर, दूसरा रोटर ये लगा हुआ है। अब दोनों रोटर में एक अनबैलेंस मास है जो कि लिखा है ना, ब्लैक से बना हुआ ही है। एक ये अनबैलेंस मास है, दूसरा ये अनबैलेंस अच्छा, मास है। थोड़ा सा जूम कर दो। अच्छा, तो इसमें ना एक ये अनबैलेंस मास है, दूसरा ये अनबैलेंस मास है। तो रोटर अपनी जगह पे घूम रहा है ऐसे, या ऐसे घूम रहा होगा, या ये भी ऐसे घूम रहा होगा। बस है कि दोनों दोनों रोटेट कर रहे हैं। अब क्या है, दोनों रोटर्स पे ना इजाफी मास लगे हुए। ये एक मास ये लगा हुआ है, दूसरा मास ये लगा हुआ है। जैसे रोटर घूमेगा ना, तो ये मास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा रहा होगा, सही है। उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होगी वो ये होगी इसकी। इस तरह इस वाले मास की सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होगी वो ये होगी। दोनों की सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एक कंपोनेंट जो कि ये वाला कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रहे होंगे। लेकिन ये वाले कंपोनेंट होगा ना, ये वाला कंपोनेंट और इसका ये वाला कंपोनेंट, ये दोनों इस ओवरऑल बॉडी के अंदर वाइब्रेशन कॉज कर रहे होंगे। तो जब भी हमारे पास कोई किसी भी रोटर पे पॉइंट मास होता है ना, तो वो पॉइंट मास लाजमी वाइब्रेशन कॉज कर रहा होता है, सही है। और जो वाइब्रेशन कॉज करता है वो इस फार्मूले के तहत कर रहा होता है। ये आपका कौन सा वाला है, ये वाला है। ये आपका छठा फार्मूला चैप्टर का। ये क्या है, ये वाइब्रेशन विद रिस्पेक्ट टू आपका जो पॉइंट मास होता है वो है। देखो सब कुछ सेम अंदर वाला, ये आपका बिल्कुल वही फार्मूला है, आपका सेंसर वाला फार्मूला था। अब इसमें है क्या, यहाँ पे कैपिटल एम आया हुआ है, मास ऑफ रोटर है आपका, और ये वही अनबैलेंस मास है। और ये ई क्या है, ई इसेंट्रिसिटी है। इसेंट्रिसिटी से मुराद क्या है कि आपका जो अनबैलेंस मास है ना, ये जो अनबैलेंस मास है ये आपका सेंटर ऑफ रोटेशन से कितना दूर है, इसको बोलते हैं सेंट्रिसिटी, सही है। तो ये 3 से 4 पैरामीटर पर डिपेंड कर रहा है। पहला पैरामीटर क्या है कि आपके दोनों मासेस कितने हैं, मास ऑफ रोटर कितना है, मास ऑफ आपका जो अनबैलेंस है वो कितना है, और आपकी सेंट्रिसिटी कितनी है। बाकी जो पहले से आपके पास फ्रीक्वेंसी रेशियो और डैम्पिंग रेशियो, तो वैसे ही डिपेंड कर रहा है दोनों पैरामीटर्स पे। तो इन सब को यूज़ करते हुए आप ये चीज़ अखज़ कर सकते हो कि इसके अंदर जो एम्पलीट्यूड है वो कितनी, जो वाइब्रेशन है वो कितने एम्पलीट्यूड का इसके अंदर कॉज हो रहा है, सही है। तो आपके ये चैप्टर का ये छठा फार्मूला है। पांचवा फार्मूला आपका सेंसर वाला था। इसकी जो राइट हैंड साइड है बिल्कुल सेंसर वाले फार्मूला की तरह ही है, बस लेफ्ट हैंड साइड चेंज है। उसमें मास का फैक्टर आ रहा है और हमारे पास इसेंट्रिसिटी का फैक्टर आ रहा है, सही है। हाँ सही है। इससे भी शायद ग्राफ होगा, तो इसके कुछ पॉइंट्स है वो देख लेते हैं। अच्छा, इसमें जो कर्व फॉलो हो रहा है, कर्व वही वाला फॉलो हो रहा है, 3.17 वाला कर्व। इस इक्वेशन में भी इसी कर्व को दिखा रहे हैं। ये वाला कर्व, ये वाला कर्व देखो, इसमें वाई एक्सिस पे यहाँ पे लिया हुआ है जेड अपन वाई, लेकिन बोल रहे हैं यहाँ पे आप एम एक्स अपॉन एम ई भी ले सकते हो, सही है। यहाँ पे आप एम एक्स अपॉन एम ई भी ले सकते हो इधर। अब यहाँ पे देखो वही चीज़ हो रही है कि अगर आप 1 से ऊपर एक्सीड करते हो उसकी वैल्यू, आपके पास यहाँ पे डिस्टर्बेंस कॉज होती है, और अगर आप इसकी वैल्यू 1 से नीचे जाए तो आपके पास यहाँ पे स्टेबिलिटी रहती है। और इसकी भी वैल्यू मेरे ख्याल से वही होगी 0.77 या 0.1/√2 जो कि 0.707 होती है, इसकी वही लाया कर रही होगी। इसकी भी जो आर की वैल्यू है, अगर आर की वैल्यू हमारे पास 1.5 से एक्सीड कर जाए यहाँ पे हो,
तो हमारे पास वो स्टेबल कंडीशन में आ जाता है। अगर 1.5 या टू टू की वैल्यू ले लेते हैं, अगर टू से इस तरफ है हमारे पास तो स्टेबल रेंज होती है हमारे पास, भले डैम्पर कोई भी लगा दो। और अगर टू से इस वाले रेंज पे हो आप तो आपके पास एक अनस्टेबल रेंज होती है, भले डैम्पर आप अगर अच्छा वाला यूज़ करोगे तो आपके पास वाइब्रेशन कम कॉज होगी। अगर वाइब्रेशन थोड़ा हल्का वाला डैम्पर छोड़ा आपको वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा प्लस कॉज जो कि आपके पास रेजोनेंस का कॉज बनेगी। पहले कुछ पॉइंट्स देखते हैं, इसके पॉइंट्स में क्या लिखा हुआ है। पहला पॉइंट लिखा हुआ है, ऑल द कर्व बिगेन एट जीरो एम्पलीट्यूड। जितने भी कर्व है वो पॉइंट नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं। द एम्पलीट्यूड नियर रेजोनेंस, जहाँ पे ओमेगा बराबर होता है ओमेगा एन के, और जो फ्रीक्वेंसी होती है जो इसको दे रहे होते हैं वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाती है। इस मार्कली अफेक्टेड बाय डैम्पिंग। अब होता है कि जितना ज़्यादा हम ओमेगा पर ओमेगा देखो इसमें वहाँ पे था ना वन पे इन्फिनिटी में जा रहा था, कुछ कर्व तो थे ऐसे आ रहे थे वन पे जो कि इन्फिनिटी की तरफ जा रहे थे, ऐसे आ रहे थे कुछ। फॉर एग्जाम्पल इसकी जो डैम्पिंग रेशियो की वैल्यू है, जीटा की वैल्यू जो है वो 0.1 है और हमने जीटा की वैल्यू बढ़ा के 0.3 कर दी है। तो डैम्पिंग रेशियो की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ाने से क्या हुआ कि हमारे पास वाइब्रेशन में बहुत ज़्यादा खासा फर्क आ रहा है। एक जो है वो बिल्कुल इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, दूसरी हमारे पास थोड़ी स्टेबलाइज हो गई है। तो वही बात लिखी जा रही है, द एम्पलीट्यूड नियर रेजोनेंस, रेजोनेंस के बिल्कुल करीब आपकी जो वाइब्रेशन होती है वो हाईली डिपेंड करती है आपकी डैम्पिंग पे। अगर डैम्पर अच्छा लगाओगे तो वाइब्रेशन कम होगी, थका हुआ लगाओगे तो वाइब्रेशन ज़्यादा होगी। थस इफ़ अ मशीन इज़ टू रन नियर रेजोनेंस, अगर मशीन को आपने लाजमी रेजोनेंस पे चलाना है, मतलब इसके आसपास अगर आर की वैल्यू आपकी 1 हो, मतलब ओमेगा इनके बराबर हो, अगर आपको इस रेंज पे चलाना है तो आपको एक अच्छा डैम्पर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा ताकि आप डेंजरस एम्पलीट्यूड से बच सको। ठीक है, सही है। अब लिखा हुआ है एट वेरी हाई स्पीड। हाई स्पीड से मुराद क्या है कि आर की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी हो, आर की वैल्यू 3 हो या 5 हो या इससे बड़ी हो, कुछ भी हो, लेकिन 1 से बड़ी हो आर की वैल्यू। तो बोले एट वेरी हाई स्पीड्स जब ये एम अपॉन एम बी ऑलमोस्ट यूनिटी बन जाता है, द इफेक्ट ऑफ डैम्पिंग रेशियो इज नेग्लिजिबल। इसको डायग्राम से देखते हैं। एट वेरी हाई स्पीड से मुराद क्या, आपको जो आर की वैल्यू है बड़ी है, या तो 2 है या 2.5 है या 3 है। अगर आप हाई स्पीड्स पे आप चलाते हो अपने मशीन्स को तो होता है कि आप डैम्पर कुछ भी यूज़ करो, भले 0.25 वाला यूज़ करो, तो देखो 0.25 वाला भी यहाँ पे आके आर की बड़ी वाले में आके स्टेबल हो रहा है। भले 0.15 वाला यूज़ करो वो भी यहाँ पे इधर आके स्टेबल हो रहा है। या भले आप 0 वाला यूज़ करो, डैम्पर लगाओ नहीं, वो भी क्या है इसके पास आके स्टेबल हो रहा है। तो हायर वैल्यू ऑफ आर पे आपके पास सिस्टम जो होता है वो डैम्पर कुछ भी यूज़ करो आपका सिस्टम स्टेबल होता है। सही है, लेकिन इस केस में क्या होता है कि आपका सिस्टम बहुत ज़्यादा हाईली फ्रिक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा होता है। हम करते क्या है, आर की वैल्यू बढ़ाने से मकसद क्या है कि हम ओमेगा की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, मतलब उसको हम हायर आरपीएम प्रोवाइड कर रहे हैं। हायर आरपीएम प्रोवाइड करने से फ़ायदा तो एक तो ये होता है कि हम उसकी जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी होती है उससे एक्सीड कर जाते हैं, जो कि रेजोनेंस से बच जाते हैं। लेकिन दूसरे एंड पे ये होता है हमारे पास कि हमारे पास फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है, एम्पलीट्यूड कम हो जाता है। जैसे मेरी ये थी ना, फ्रिक्वेंसी बढ़ने का असर नहीं कि मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड से आपकी बॉडी ऐसे वाइब्रेट कर रही थी, बहुत ज़्यादा स्पीड से, एम्पलीट्यूड कम होता है। फॉर एग्जाम्पल रेजोनेंस पे एम्पलीट्यूड ये था इसका, रेजोनेंस पे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है ये। जैसे हमने ओमेगा की वैल्यू बढ़ाई इस वैल्यू पे लेकर आके, अब उसकी फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ हुई है, फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, मतलब बड़ी स्पीड से आपकी वेव्स चल रही है, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा मतलब है आपकी वेव स्पीड से जा रही है। और इसका खदशा ये होता है कि हाई फ्रिक्वेंसी पर चलने से एक नुकसान ये होता है कि हमारे पास इसके अंदर फटीग फेलियर आता है। फटीग फेलियर से क्या होता है, हमारा जो सिस्टम है ना उसके अंदर क्रैक्स वगैरह या सडन ब्रेक डाउन हो सकता है। उसकी वजह क्या है कि वो बहुत ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी में काम कर रहा है, तो इतनी ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी भी प्रेफरेबल नहीं होती। सही है, तो हायर डैम्पिंग रेशो का एक फ़ायदा तो ये होता है कि हमारे पास कोई से भी डैम्पर यूज़ करो, डैम्पर बिल्कुल ना यूज़ करो, फ़ायदा तो है। लेकिन
एट द उसी पॉइंट्स पे एक नुकसान भी ये है कि वहाँ पे फटीग फेलियर के चांसेस भी होते हैं। ये बात समझ आई? हाँ समझ आ रही है। इस तरह अगर जीटा की वैल्यू हम लोग ज़ीरो से और 1/√2 के बीच में लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू होती है m/m की, जो कि कौन सी वैल्यू है, जो कि ये वाला रेंज है। फॉर एग्जाम्पल ये 1 वैल्यू है, ये हमारे पास 1 वैल्यू है, इससे ऊपर वाली रेंज की बात की जा रही है, वाली रेंज की। इसमें क्या होता है, हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू होती है इस चीज़ की, मतलब वाइब्रेशन मैक्सिमम होती है। इसी तरह इसके नीचे वाली रेंज की बात की जाए, इस वाली रेंज की बात की जाए, तो इसमें हमारे पास वैल्यू जो होती है वो, इस रेंज की बात की जाए तो इससे हमारे पास जो डज नॉट अटेन एट मैक्सिमम, जो एम अपन ये जो रेशो होता है ना, ये रेशो, ये मैक्सिमम वैल्यू पे नहीं जाता और हमारे पास सिस्टम जो होता है वो स्टेबल होता है। ये दो पॉइंट्स है। अगर इस लाइन से ऊपर जाओगे तो आपके पास अनस्टेबिलिटी कॉज होती है और अगर इस लाइन से नीचे आपके पास सिस्टम जो होता है वो स्टेबल रह रहा होता है। सही है? हाँ सही है। तो इसका न्यूमेरिकल था। अच्छा अभी क्या लिखा है, वन ऑफ दैट, ये 3.64 है, ये है सेस्टेड का न्यूमेरिकल है। अच्छा लिखा हुआ है हेलीकॉप्टर की टेल है। हेलीकॉप्टर की टेल में क्या लगा हुआ है, पीछे एक रोटर लगा हुआ है यहाँ पे, सही है, और इस रोटर पे एक अनबैलेंस मास लगा हुआ है। ये शो किया हुआ है ना पॉइंट, ये एक अनबैलेंस मास है। इस रोटर का खुद का मास जो 20 kg है, और जो रोटर जिस दुम पे लगा हुआ है, जो टेल पे लगा हुआ है हेलीकॉप्टर की, उस टेल का अपना मास जो 240 kg है। वो लिखा हुआ है वन ऑफ द टेल रोटर ब्लेड्स ऑफ हेलीकॉप्टर हैज़ एन अनबैलेंस मास ऑफ 0.5 kg, जो कि उसके रोटर पे कहीं से लगा हुआ है। एट अ डिस्टेंस ऑफ इसेंट्रिसिटी जिसकी गिवन है 0.15, ये क्या है, आपके सेंटर ऑफ रोटर से लेके उस मास तक का डिस्टेंस है जहाँ पे वो मास या वो जहाँ पे वो पॉइंट मास लगा हुआ है। फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन द टेल हैज़ अ लेंथ ऑफ 4 मीटर, टेल की अपनी लेंथ जो है 4 मीटर है। अ मास ऑफ 240 kg, जो कि इस टेल का मास है। एंड अ फ्लेक्चरल स्टिफनेस, अच्छा जो ई और आई का जो प्रोडक्ट होता है ना, इसको फ्लेक्चरल स्टिफनेस ही बोलते हैं, इनका जो प्रोडक्ट होता है ई आई का प्रोडक्ट। तो आपको 2.5 मेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर गिवन है, और जो डैम्पिंग रेशियो आपको 0.15 गिवन है। द मास ऑफ द टेल रोटर ब्लेड इज 20 kg, इसका जो मास है, जो रोटर घूम रहा है उसका मास गिवन है। देखो 3 मास गिवन है, पहला तो मास ऑफ आपको पूरा बीम का मास गिवन है जो कि टेल है, दूसरा जो रोटर है उसका मास गिवन है 20 kg है, तीसरा आपका जो अनबैलेंस मास है उसका मास गिवन है आपको। डिटरमाइन द रिस्पॉन्स ऑफ द टेल ऑफ हेलीकॉप्टर, रिस्पॉन्स मतलब वही एक्स की वैल्यू, यहाँ पे देखा था ना एक्स, जहाँ पे रिस्पॉन्स की बात है मतलब आपसे एक्स पूछा जा रहा है, ये वाला एक्स, सही है। यहाँ पे क्या होता है, ये वाला एक्स आपसे इस रिस्पॉन्स का पूछा जा रहा है अभी। डिटरमाइन द रिस्पॉन्स, डिटरमाइन द रिस्पॉन्स ऑफ अ टेल ऑफ हेलीकॉप्टर इफ द ब्लेड रोटेट एट 1500 RPM, तो आपको जो इससे आप ओमेगा निकाल सकते होगे 1500 RPM। तो करते क्या, सबसे पहले हमारे पास सिस्टम है ये एक पूरा बीम, इसको मैं सिंपल कैंटिलीवर बीम की तरह इसको मॉडल कर सकते हैं। कैसे कि हमारे पास टेल है और टेल के सिर्फ एक एंड पे हमारा लोड लग रहा है, तो एक सिंपली एक फिक्स बीम की तरह इसको हम सपोज कर सकते हैं। बीम होगी जो कि ऐसे फिक्स होगी और उसके दूसरे एंड पे कोई लोग मास लगा जो कि इस पर फोर्स लगा रहा है। तो ये 3EI/L³ होता है ना, ये उस बीम के लिए फार्मूला होता है जो कि एक जगह से फिक्स हो। सही है। इससे लास्ट क्लास में हमने करा था, उसमें जो बीम थी वो दोनों दो साइड से। दो जगह से फिक्स थी, तो उसका 192EI/L³ था, वो अलग था, सही है। तो बीम की ओरिएंटेशन और फोर्स की रिस्पेक्ट से हमारे पास के का फार्मूला वेरी करता है। तो यहाँ पे के का फार्मूला यहाँ पे ये लगाने की वजह यह है कि ये बीम जो है एक साइड से फिक्स हो, दूसरे एंड पर उसको वर्टिकल फोर्स लगाई जा रही है। तो हमने ऐसे के की वैल्यू निकाल ली, के की वैल्यू निकाल ली हमने, के इक्विवेलेंट हमें पता चल गया। इस तरीके से हमने इसका एम इक्विवेलेंट निकालना है। वो कैसे निकलेगा, अब होगा क्या, इसकी सबसे पहले बनेगी इसकी डिफ्लेक्शन डायग्राम। डिफ्लेक्शन डायग्राम से क्या होगा, वो कुछ ऐसी बनेगी, ये फिक्स पॉइंट है इसका, जब इसको डिफ्लेक्ट अगर होगी ये बॉडी, तो क्या होगा, ये मास भी डिफ्लेक्ट होगा नीचे और ये वाला पॉइंट भी नीचे डिफ्लेक्ट होगा। कुछ ऐसी इसकी डिफ्लेक्शन डायग्राम बनेगी। जो विंग के कॉर्नर से
इस मास तक का डिस्टेंस है वो 2 मीटर है, और फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लो इसके अपने मास की वजह से डिफ्लेक्ट हुआ है वो x1 डिफ्लेक्ट हुआ है। और इसी तरह जो दूसरा मास है ये वाला मास, ये मास सपोज कर लो कि ये जब ये डिफ्लेक्ट होगा नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट होगा तो ये हमने सपोज कर लिया कि x डिफ्लेक्ट होगा जो कि पूरी बीम की डिफ्लेक्शन है। तो इस डायग्राम को बोलते हो डिफ्लेक्शन डायग्राम। ये हमने इसकी एक डिफ्लेक्शन डायग्राम बनाई है। अब होता है क्या है, हमने इसके अंदर इक्विवेलेंट मास मालूम करना है। हमारे पास एक अभी हम पढ़ लेना चैप्टर नंबर 3 तक हम वो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ लें। अभी तक हम 2 डिग्री फ्रीडम तो देख गए। तो इक्विवेलेंट मास निकालने का बेसिक पर्पस हमारा ये होता है कि हम इसको अपने सिस्टम को एक 1 डिग्री फ्रीडम सिस्टम बना रहे हैं। सही है। अभी देखो डिफरेंट मासेस है, ये मास अलग है, ये 20 kg वाला मास अलग है और ये मास अलग है। इन दोनों मास को कॉन्फाइंड करने के लिए, सेम करने के लिए हम एक मास m इक्विवेलेंट निकालते हैं। बेसिक पर्पस हमारा ये होता है कि इसको 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम तक लेके चले जाए। जितने मासेस होते हैं ना उतने डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ते रहते हैं। तो इसीलिए हम इसके अंदर जो इक्विवेलेंट मास होता है उसके लिए हम लोग काइनेटिक एनर्जी वाला मेथड यूज़ करते हैं। तो वही क्या हुआ, हाफ एन इक्विवेलेंट एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ पहला वाला मास यहाँ पे था जो कि मास ऑफ बीम था, ये लिख दिया। और वो कितना डिस्प्लेस हो रहा है वो x1 सपोज कर लिया हमने। इसका दूसरा मास जो कि यहाँ पे अटैच लगा हुआ था जो कि रोटर का मास था, और वो कितना डिस्प्लेस कर रहा है वो x डिस्प्लेस कर रहा है। यहाँ पे ये वेलोसिटी कोऑर्डिनेट कर रहा है। हमने इस डिफ्लेक्शन डायग्राम से रिलेशन से सिमिलर ट्रायंगल रिलेशन को यूज़ करते हुए क्या कैसे सिमिलर ट्रायंगल रिलेशन, ये x1/2 बराबर होगा x/4 के। तो ये सिमिलर ट्रायंगल रिलेशन यूज़ करके हमने, अच्छा तो पर्पस क्या होता है हमारा, जब हम लोग इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए काइनेटिक एनर्जी मेथड यूज़ करते हैं, इसमें हमारा पर्पस ये होता है कि जितने भी हमारे पास यहाँ पे x है ना, जैसे x1 है, कभी किसी केसेस में x2 भी होता है, x3 भी होता है, हमने सिंपल x1 x2 x3 को x में कन्वर्ट करना होता है ताकि हमारी चीज़ें सिंप्लीफाइड हो जाए। यहाँ पे देखो ये जो आखिरी वाला मास था ना, ये जो पूरी बीम का मास था, यहाँ पे मास जो लगा था वो तो वैसे ही पहले से x डिस्प्ले हो रहा है। सिर्फ इस वाले x1 को हमें x में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमने ये रिलेशन यूज़ करते हुए x1 को x में कन्वर्ट कर दिया। जब इसकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो हमारे पास m इक्विवेलेंट की वैल्यू 80 kg आ जाएगी। यहाँ तक क्लियर? हाँ क्लियर है। अच्छा अब हमारे पास बेसिक फार्मूला ये है, ये फार्मूला है। हमें मास ऑफ बीम पता है, बल्कि टोटल मास, ये टोटल मास है, टोटल मास पता है हमें सिस्टम का जो कि m इक्विवेलेंट है। हमें मास ऑफ जो हमारा अनबैलेंस मास है वो पता है, हमें उसका इसेंट्रिसिटी पता है, हमें और क्या गिवन है, डैम्पिंग रेशो ये जो जीटा है ये भी गिवन है। अब वर्किंग करनी है हमने इस आर के लिए। आर कैसे निकलेगा, ओमेगा और ओमेगा एन से निकलेगा। सही है। ओमेगा एन हमने कैसे निकाला, ओमेगा एन हमने निकाला k/m इक्विवेलेंट से निकाला, यहाँ से ओमेगा एन आ गया। और ओमेगा के लिए हमने वही फार्म, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एन की वैल्यू गिवन है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन गिवन है हमें यहाँ पे। तो हमने नंबर ऑफ रेवोल्यूशन को यूज़ करते हुए यहाँ से हमने ओमेगा की वैल्यू निकाल ली, ओमेगा एन भी निकाल लिया, ओमेगा भी निकाल लिया। यहाँ से हमने फ्रीक्वेंसी रेशो की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, समझ आ रहा है? समझ आ रहा है। फिर हमने क्या किया कि यहाँ पे इसकी सारी वैल्यूज हमें गिवन थी, पुट की यहाँ पे। तो यहाँ से हमने एक्स कि हमारा जो सिस्टम है कितना डिस्प्लेस करेगा, कितना हमारा सिस्टम डिस्टर्ब होगा उस पर्टिकुलर मास की वजह से। तो सिस्टम डिस्प्लेस हो रहा है उस पर्टिकुलर मास की वजह से डिस्प्लेस हो रहा है। सही है। सही है। इसी तरह हम एंगल भी निकाल सकते हैं। एंगल का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, देखो जो चीज़ें आपने नीचे यूज़ की होती है, जैसे यहाँ पे नीचे क्या चीज़, यहाँ पे नीचे यूज़ किया हमने अंडर रूट के अंदर 2 चीज़ें होती है नीचे, एक ये चीज़ है, दूसरी ये चीज़ है। इन दोनों का रेशियो ले लो और उसका 10 इनवर्स निकालो। अच्छा इसमें एक बात का खास ख्याल रखना पड़ता है कि कैलकुलेटर को आपने रेडियन में कन्वर्ट करना होता है। जब भी ये फार्मूला यूज़ करते हैं ना, यहाँ पे मैकेनिकल वाइब्रेशन जब भी फार्मूला यूज़ करते हैं थीटा निकालने वाला, तब वो कैलकुलेटर को हमेशा रेडियन में कन्वर्ट करना होता है, तभी आपका आंसर ये वाला आ रहा होगा। सही है। और ये आपका रिस्पॉन्स है। हमने कहा था कि हमारे पास जो फोर्स वाइब्रेशन होती है वो 2 रिस्पॉन्स पर डिपेंड करती है, पहला पर्टिकुलर रिस्पॉन्स, दूसरा हमारे पास होमोजीनियस रिस्पॉन्स होता है। तो अभी तक जो हम सिर्फ ना पर्टिकुलर रिस्पॉन्स की बात कर रहे हैं। पर्टिकुलर रिस्पॉन्स क्या होता है, जो कि कांस्टेंट फोर्स देने की वजह से हमारे पास कॉन्स्टेंटली हमें मिल रहा होता है। तुम्हारा पर्टिकुलर रिस्पॉन्स क्या है, यहाँ पे x cos ओमेगा t - फाई। अच्छा
ये हमारे पास क्योंकि एक डैम्पिंग सिस्टम है, डैम्प सिस्टम है, इसके अंदर डैम्पर यूज़ किया हुआ है, तभी यहाँ पे हमने -5 यूज़ किया हुआ है। अगर हमारे पास एक अनडैम्प सिस्टम होता तो यहाँ पे सिर्फ एक्स कॉस ओमेगा टी होता, ये चीज़ नहीं होती। इसकी वजह है, देखो अगर हमारे पास एक अनडैम्प सिस्टम है ना, तो जितनी वाइब्रेशन उसको दे रहे हैं ना हम, वो उतनी वाइब्रेशन लेगा हमसे। जैसे साइकिल चलाते हो, साइकिल में आपके पास डैम्पर नहीं लगा होता, सही है, या उसमें जब सही है। साइकिल में आपको जंपर नहीं लगे होते थे कभी किसी साइकिल में, जब उसको आप रफ रोड में चलाते हो ना, आपको रफ रोड की रफनेस बाकायदा फील हो रही होती है। बनिस्बत बाइक के अंदर आपके पास डैम्पर लगे होते हैं, शॉक एब्जॉर्बर लगे होते हैं, तो आपको वाइब्रेशन साइकिल की निस्बत कम फील हो रही होती है। इसका मतलब क्या है कि जो डैम्पर ने भी काफ़ी वाइब्रेशन आपकी एब्जॉर्ब की है। यहाँ पे इस -5 का मकसद ही यही है कि काफ़ी सारी जो आपके पास जो वाइब्रेशन है ना, वो आपका डैम्पर ने अब्जॉर्व किया, इसलिए यहाँ पे -5 लगाते हैं। ये कुछ पैरामीटर है जो कि हमने माइनस कर दिया इससे, कि वो डैम्पर ने आपकी कुछ वाइब्रेशन को टैकल आउट कर लिया। सही है, तो डैम्प्ड वाइब्रेशन के लिए यहाँ पे -5 आता है, अगर अनडैम्प्ड हो तो यहाँ पे -5 नहीं आता, इसको मैंने नोट भी कर लेना।